हाय दोस्तों। हम अब कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है अर्थशास्त्र प्रवक्ता का, उसमें हमारे 10 नंबरों का जो हेर फेर हो सकता है वो इन क्वेश्चनों से हो सकता है। कई इंस्टीट्यूट अपने आंसर की निकाल चुके हैं, लेकिन उनके कुछ प्रश्न गलत हैं, क्योंकि शायद उनने आंसर की जल्दबाजी में बनाई हो। लेकिन मैं उन 10 प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूँगा। ये 10 प्रश्न मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। पहले आज हम 6 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, 5 या 6 प्रश्न जितने भी हों, और आपके कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर इनका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने बताया है कि जब औसत लागत गिर रही है तब सीमांत लागत की प्रवृत्ति क्या होगी। इंस्टीट्यूट इसका आंसर, कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है कि घटती है, कोई कह रहा है कि बढ़ती है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारे एक ग्राफ है, इसमें हमारा जो हम एवरेज कॉस्ट बनाते हैं वो हमारी यू आकार की होती है, और यू आकार की होती है। और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो ज़रा सा हमारा जो ये सही की तरह निशान बनता है, जिसको हम नाइकी की तरह कहते हैं, ये एनसी होती है। इसका चित्र का अंतर ये है, पहली बात, कि एवरेज कॉस्ट कभी भी यू आकार की होती है। हम मार्जिनल कॉस्ट को भी यू आकार के कहते हैं, लेकिन ये घटने के बाद जब उठती है तो ये तीव्र गति से उठती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, जब औसत लागत गिरती है तो औसत लागत यहाँ से यहाँ तक गिरती है। सॉरी, थोड़ा सा हम मेरा एक यहाँ पर से उठती है, ऐसे बनती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको आगे तक ले गया। ये एवरेज कॉस्ट होगी, तो एवरेज कॉस्ट हमारी यहाँ पर तक होगी ये, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो ये इस टाइप से यू शेप बनेगा, तो यहाँ पर ये काटता है। तो वो पूछ रहा है कि जब औसत लागत गिर रही होती है तो यहाँ तक तो गिरेगी ना, कि यहाँ पर स्थिर है, इसके बाद चढ़ना शुरू करती है। तो यहाँ पर तक मार्जिनल कॉस्ट में क्या अंतर आता है, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर पहले तो गिरती है, फिर ये स्थिर भी रहती है, फिर ये चढ़ना भी स्टार्ट कर देती है। यहाँ से चढ़ रही है ना, ये स्थिर पॉइंट है इसका, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो जब एवरेज कॉस्ट गिर रही है, यहाँ से यहाँ तक गिर रही है, यहाँ तक कि उसने क्वेश्चन पूछा है, तो इस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट गिरती भी है, स्थिर भी रहती है, और चढ़ना भी स्टार्ट करती है। और ऑप्शन में केवल आया है, तो केवल गिर नहीं रही है, केवल बढ़ रही है, केवल कह रहा है। और यहाँ पर उसने या शब्द का यूज करा है, या घटती है या बढ़ती, दोनों में से एक चीज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वह घटती भी है, स्थिर भी होती है, बढ़ती भी है। कब? जब एवरेज कॉस्ट गिर रही होती है, इस कंडीशन तक। तो इसका 101 आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यह है एमएसएमई की नई परिभाषा में लघु उद्योगों की निवेश सीमा क्या थी। पहले तक लघु उद्योग की सीमा अलग थी, लेकिन 1 जुलाई 2020 के आसपास रिपोर्ट आई थी कि जो नई परिभाषा आई थी, उस नई परिभाषा में सेवा क्षेत्र और विनिर्माण के लिए पहले अलग अलग होता था, लेकिन इस बार एक चीज़ हो गई है। अब इसको भी 2 क्षेत्र में बांटा गया है कि सेवा क्षेत्र और विनिवेश क्षेत्र में निवेश सीमा क्या है। एक ये प्रश्न बनता है, और दूसरा होता है कि टर्नओवर क्या है। तो इस वर्ष जो टर्नओवर रखा गया है, 3 क्षेत्र हैं। कौन से? एक है आपका सूक्ष्म क्षेत्र, दूसरा है लघु क्षेत्र, तीसरा है मध्यम क्षेत्र। तो जो इसका टर्नओवर इस वर्ष रखा गया है वो 5 करोड़, लघु के लिए रखा गया है 50 करोड़, और मध्यम के लिए रखा गया है 250 करोड़। और अगर निवेश की सीमा रखें तो लघु उद्योग के लिए 1 करोड़ रख दी गई है, सूक्ष्म के लिए 1 करोड़ रखी है, लघु के लिए 10 करोड़ रखी गई है, और मध्यम के लिए 50 करोड़ रखी गई है। ये जुलाई 2020, जो 2020 में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार है कि सेवा क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र, किसी में भी सोचते पहले से अलग अलग होता था, लेकिन इस वर्ष से सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में दोनों में निवेश के लिए 1 करोड़ सूक्ष्म, लघु के लिए 10 करोड़, और मध्यम के लिए 50 करोड़। और टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ है। यह इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर 50 करोड़
50 लाख दिया गया है, जो कि एक गलत आंसर है। और 1 करोड़ टर्नओवर की तो बात ही नहीं करता है, सिर्फ सूक्ष्म उद्योग के निवेश के लिए 1 करोड़ की बात करता है, और इसकी यह आंसर अब कॉमन माना जाएगा। अब मैं तीसरी बात करता हूँ कि प्रभावी मांग का विचार सर्वप्रथम दिया है। 90% लोगों ने इसका प्रभावी मांग का कीन्स आंसर किया होगा, क्योंकि प्रभावी मांग हम सभी को पता है कि कीन्स द्वारा दी गई। लेकिन यहाँ पर शब्द आ गया है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम जहाँ से आया, तो सबसे पहले इसका प्रभावी मांग की जो बात की थी, माल्थस के जो जनसंख्या सिद्धांत थी उसमें यह बात की गई थी। तो इसका आंसर अभी तक माल्थस है। अब क्या पता आयोग प्रभावी मांग का कीन से दे दे, लेकिन अभी तक इसका आंसर माल्थस है। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब 3 क्वेश्चनों में और चर्चा करते हैं। अब मैं करता हूं कि निजी क्षेत्र में पहला निर्यात जोन जो स्थापित है उसकी वो कहाँ है? कांडला, विशाखापट्टनम, नोएडा एवं सूरत। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कांडला किया है, 90% लोगों ने इसका कांडल किया है, लेकिन 10% लोगों ने इसका सूरत किया है। सूरत करने वाले लोग वह हैं जिन्होंने ल्यूशन पढ़ी है। ल्यूशन में इसका आंसर सूरत दिया गया है। लेकिन कांडला आप कोई भी गूगल में डालें तो आपको कांडला मिलेगा। लेकिन ये अभी हाल ही पे यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पर निजी क्षेत्र नहीं दिया गया था। वहाँ दिया गया था कि पहला निर्यात प्रोत्साहन जोन स्थापित कहाँ हुआ, तो उसका आंसर है कांडला। अब यहाँ पर निजी क्षेत्र डाल के इस प्रश्न को काफ़ी कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है। अब देखना होगा आयोग इसका आंसर अब कांडला देता है या सूरत देता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर कांडला होना चाहिए, लेकिन ल्यूशन में ये क्वेश्चन दिया गया है जिसने काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट कर दिया है। अब देखना होगा आयोग इसका आंसर क्या देगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर कांडला होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखा अर्थशास्त्र को कितने क्षेत्र में बांटता है? क्वेश्चन में लेखा शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय आय के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक सेवा क्षेत्र, तृतीय को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक को कृषि कहते हैं, बीच को विनिर्माण। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आय लेखा की बात की गई है। राष्ट्रीय आय लेखा को चार श्रेणी में बांटा गया है। क्षेत्र कहो या श्रेणी कहो, इसकी 3 श्रेणियां हैं कि अ, ब, श और द। अ, ब, श लगभग वही है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन द क्षेत्र में एक चीज और जोड़ दिया जाता है, ग्रामीण निर्माण। लेखांकन में ग्रामीण निर्माण की बात होती, यही वो क्वेश्चन इस प्रश्न में वो पूछना चाह रहा था कि हमें ये पता रहता है या नहीं। और में आता है कृषि, वानिकी, खनन और पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र आता है। और दूसरे में अब बॉ की बात करें तो निजी, रेलवे, अन्य परिवहन की बात करता है। और शी में सेवा, गैस, जल और पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र की बात करता है। और दो में ग्रामीण विनिर्माण, क्योंकि ये लेखांकन की बात कर रहा है, ये राष्ट्रीय आय के क्षेत्र नहीं पूछ रहा, लेखांकन पूछ रहा है। जिसने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा वही ये क्वेश्चन करके आया होगा। और हम अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्पादन फलन का विचार संबंधित है। सभी लोगों ने इसका आंसर अलग अलग किया है। किसी ने तकनीकी दक्षता करा है, किसी ने आवंटन दक्षता किया है, किसी ने आर्थिक दक्षता, किसी ने सभी किया है। देखिए, तकनीकी दक्षता वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। तकनीकी दक्षता का अर्थ क्या है कि उत्पादन फलन में तकनीकी दक्षता जब होगी तब उत्पादन तो हो रहा है ना, लेकिन तकनीकी दक्षता होने से उत्पादन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो उत्पादन फलन का संबंध तकनीकी दक्षता से होगा, वहीं आर्थिक दक्षता से क्यों ना हो? आर्थिक दक्षता से भी होगा, क्योंकि किसी भी उत्पादन के लिए जो तकनीकी चाहिए उसके लिए हमें आर्थिक रूप से दक्ष होना पड़ेगा। जब हमारे पास आर्थिक रूप से हम दक्ष होंगे तभी हम तकनीकी दक्षता में सफल हो पाएंगे। हम उन्नत प्रकार के बीज ले पाएंगे, महंगे बीज ले पाएंगे, खाद ले पाएंगे, उर्वरक के लिए हम अपना पैसा जब हमारे पास होगा तभी हम उर्वरक चीज ले पाएंगे, अच्छे बीजों का ले पाएंगे। तो आर्थिक दक्षता होना तो बहुत ही जरूरी है। आर्थिक दक्षता के बाद तकनीकी दक्षता उत्पादन की वृद्धि को बढ़ाता है। और आवंटन दक्षता, अब आवंटन दक्षता कि किस भूमि में कितने लेबर लगाने हैं, किस प्रकार से आवंटन करना है, भूमि में किस क्षेत्र में कितना बीज डालना है, किस भूमि में कितना खाद डालना है, यह आवंटन दक्षता भी होनी चाहिए, तभी हम उत्पादन सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा।
तो यह 6 क्वेश्चन हैं जो 6 क्वेश्चन मैं अभी तक आपको आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन और हैं जो मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको नए-नए अपडेट देते रहूँगा। अपडेट होने के बाद हम एक अच्छे कट ऑफ का निर्धारण कर रहे हैं। कई लोगों से हम बात कर चुके हैं, कई लोगों के हम नंबर जान चुके हैं। अभी तक कई लोगों के अब नंबर कम आ रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की है, तो लोग अब 130 के आसपास पहुंच रहे हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि माइनस मार्किंग ने उन्हें काफ़ी नीचे धकेल दिया है। और यह 10 प्रश्न निर्धारित करेंगे कि 130 वाला 140 पहुंचता है या 140 वाला अब 130 आता है। बड़ा रोचक ये आंसर की देखने को मिलेगी। और एक हमारा अभी तक जो कट ऑफ का निर्धारण है, मैं तो 140 के आसपास लगा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का लक अच्छा रहेगा, उनका पेपर अच्छा जा सकता है। क्योंकि 200 क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने 180 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 180 कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये आंसर की काफ़ी निर्धारित करेगी कि 140 वाले कहीं 130 ना आ जाए। तो आप अपने नंबर शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपको चैनल अपडेट देते रहेगा। थैंक यू।